दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे दिमाग के बारे में जो कि आपका पैसा धीरे धीरे साफ कर रहा है। आपको लगेगा कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है, बट एक्चुअली में नहीं है। जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस दिमाग का नाम है इन्फ्लेशन। ये कोई लिविंग बीइंग नहीं है, ये एक इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक गाना भी बना है, सुन लीजिए। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। समझते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन इज़ द रेट एट विच प्राइजेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइज, यानी समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में हो रही वृद्धि को ही इन्फ्लेशन कहता है। ये तो थी किताबी डिफिनेशन, बट इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए मेरे घर के पास एक चाय की दुकान है, इंजीनियर चाय वाला। वैसे भी चाय वाले आजकल एकदम फॉर्म में हैं। मानिए उस दुकान में मुझे एक चाय की कीमत पड़ती थी 10 रुपये। अब 2023 में उसी चाय की कीमत मुझे 12 रुपये देनी पड़ती है। इसका मतलब इन्फ्लेशन हुआ 20%। चलिए अब समझते हैं इस चाय के प्राइस के बढ़ने का कारण क्या है। तो इसके आमतौर पर 3 मुख्य कारण होते हैं। मानिए 2021 में उस चाय की दुकान में 200 लोग चाय पीने आते थे। एक साल में वो चाय की दुकान उतनी फेमस हुई कि अब वहाँ पर प्रतिदिन 400 से 600 लोग आते हैं। तो डिमांड तो काफ़ी बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी। इसका मतलब अगर डिमांड हाई रहेगी, सप्लाई लो रहेगा, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। लॉकडाउन में क्योंकि सभी लोग घर पर थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गई। हर कोई सोशल मीडिया पे टाइम बिता रहा था, टीवी पे टाइम बिता रहा था। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड थी वो तो एकदम से बढ़ गई, लेकिन जो उसकी सप्लाई थी कोविड के कारण उस तेज़ी से नहीं बढ़ पाई। इसका मतलब डिमांड काफ़ी हाई, सप्लाई काफ़ी लो, तो प्राइजेस इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑटोमेटिक हो गए। तो पहला रीज़न है डिमांड पुल इफेक्ट। दूसरा रीज़न है कॉस्ट पुश इफेक्ट। मानिए उस दुकान को चाय बनाने की लागत 5 रुपये आती थी, लेकिन 2022 में चाय पत्ती की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। तो क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही अब 5 रुपये से बढ़कर के 6 या 7 रुपये हो गई, इसका मतलब ऑटोमेटिक ही प्राइस हाई चले जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ गई। अगर किसी चीज़ की कीमतों में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से बढ़ोतरी होती है तो इसे कहते हैं कॉस्ट पुश इफेक्ट। तीसरा रीज़न बिल्ट इन इन्फ्लेशन। मानिए उस दुकान में कुछ व्यक्ति काम करते हैं जिनकी सैलरीज बढ़ने की वजह से प्राइस इंक्रीज हुए, तो इस टाइप के इफेक्ट को कहेंगे बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब चलिए समझते हैं कि इन्फ्लेशन को मेज़र कैसे करते हैं। इन्फ्लेशन को मेज़र करने के मेनली 2 मेथड्स होते हैं। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब समझते हैं इन्फ्लेशन पे एक्सपर्ट्स की राय। क्या ये अच्छा होता है, क्या ये बेकार होता है? अगर अच्छा होता है तो कितने % तक अच्छा होता है? तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि लो से मॉडरेट इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए इन्फ्लेशन रेट अगर 2% रहे तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इंडिया के लिए एज पर RBI रिपोर्ट अगर ये 4% रहे तो अच्छा है। आप लोग सोचेंगे ये क्या बात हुई भाई, महंगाई बढ़ रही है, ये कहाँ से अच्छा हुआ? घटेगी तो अच्छा है। चलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ लेते हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस दिन प्रतिदिन कम हो रही हैं तो इस फिनोमेना को इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिफ्लेशन। और ऐसा माना जाता है कि डिफ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। उसका कुछ रीजंस है, चलिए समझते हैं क्यों। ऐसा माना जाता है कि लो और मॉडरेट इन्फ्लेशन लोगों को पैसे स्पेंड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि पैसों की कीमत दिन प्रतिदिन घटती जाती है। तो अगर किसी वस्तु की कीमत आज 100 रुपये है तो 1 साल बाद उसी सेम वस्तु की कीमत 107 रुपये हो जाएगी। इसका मतलब लोग पैसा इकट्ठा ना करके उसे या तो स्पेंड करना चाहेंगे या तो सही जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे। मॉडरेट इन्फ्लेशन लोगों को एक्सपेंस के लिए बढ़ावा देता है, क्योंकि एक व्यक्ति का एक्सपेंस ही दूसरे व्यक्ति की इनकम होती है। तो देश में जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस होंगी। अगर देश में डिफ्लेशन हुआ तो लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अभी जो वस्तु की कीमत 100 रुपये होगी वो 1-2 साल बाद 90 रुपये या 85 रुपये तक हो सकती है। तो लोग पैसों को होल्ड करना चाहेंगे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी घटेगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसीलिए माना जाता है कि डिफ्लेशन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं करता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में इन्फ्लेशन जनवरी 2023 में था 6.50% और यही इन्फ्लेशन अप्रैल 2022 में था 7.79%, जो कि काफ़ी हाई माना जाता है, क्योंकि इंडिया का आइडियल इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए 4%। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का मानना है कि ये इन्फ्लेशन रेट 2023-24 तक भी 4% के ऊपर रहेगी, लगभग 5.6% तक।
रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5.72% रहेगा इस ईयर, पाकिस्तान का 27.55%, श्रीलंका का 54.2% और बांग्लादेश का 8.57%। इसका अर्थ है कि इन्फ्लेशन के मामले में इंडिया अपने पड़ोसियों से अच्छी स्थिति में। बात करें इंडिया के इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने के 3 कारणों की, तो इनमें से प्रमुख कारण था क्रूड ऑयल के प्राइसेस का बढ़ना। पिछले साल ये $120 प्रति बैरल के ऊपर भी चला गया था। दूसरा मुख्य कारण था पिछले साल हुई रशिया और यूक्रेन वॉर का, और तीसरा कारण है डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरावट का। चलिए जानते हैं कि हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स ले रही हैं, जैसे कि पेट्रोल एंड डीजल में लगी एक्साइज ड्यूटी की कटौती, रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रही है। रेपो रेट बेसिकली होता है जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से मनी बोरो करती हैं। तो ये 3 मेजर्स थे जो गवर्नमेंट लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। चलिए अब समझते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है सेव मनी एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। ऐसा देखा गया है कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट ने इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म किया है। दूसरा तरीका है अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको हर साल लगभग 10% का सैलरी हाइक मिले। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के अलावा भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।